बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। और बस आज का दिन है, मुमकिन तौर पे कल का दिन भी हो सकता है, लेकिन आज का दिन है सुबह सवेरे उठ के जो चाय का मज़ा होता है ना, सो कर उठ के, वो आज मज़ा आप उठा लें, फिर आपको एक महीने तक ये मौका नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मैं अपनी आखिरी कॉफ़ी पी रहा हूँ रमज़ान से पहले, और ऐसा भी नहीं कि रात में नहीं पी सकते, लेकिन इस टाइम पे हम आपके साथ जो मिल रहे हैं, आँख ही जब खुलती है, एग्जैक्टली मेरे साथ तो यही होता है, exactly. ऐसे ऐसे कर रही होती नहीं। तो इस बात के साथ अस्सलाम वालेकुम, यह सदुद्वार, मैं हूँ सैयद फैसल करीम, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आई होप आपने नाम नहीं लिया था ना अपना? नहीं ना, देखा मैंने आज ही मौका आपको फराहम कॉफ़ी पे बगैर अभी थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही हैं, लेकिन कल जब हम हाजिर होंगे तो कभी इम्कान तो ये है, क्योंकि सऊदी वगैरह खलीज में और यूके वगैरह में जो है वो रोज़ा हो चुका है, और अब जाहिर सी बात है जब वहाँ हो चुका है तो अब रिवायत तो यही है कि कल जो है इंशाल्लाह हमारे यहाँ पहला रोज़ा शरीफ जो है वो इंशाल्लाह, और चांद की रोयत पे डिपेंड करता है और देखना है जी। लेकिन दुआ गो है हम कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना तमाम तर जी बरकतों के साथ इस मुल्क पर भी बरकत आए, और ख़ास तौर पे हमारे जो अब आम आवाम है, हम और आप, हमारी ज़िंदगियों में भी रहमतें और बरकतें हैं। हमें अल्लाह इसकी तौफीक दे कि हम सवाब और रहमतें समेट सकें। एब्सोल्युटली। इसके अलावा जी हम रमज़ान और महंगाई इस पे तो बात करेंगे ही, और इसके साथ साथ हम दीगर इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अब फाइनली पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो पूरा हमारे सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी भी जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं, और आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, और उनकी काबीना जो है वो भी उनसे जाके हल्फबर्दारी करेगी। लेकिन सबसे पहले हम जो है, इससे पहले कि हम जो कल के मैचेस हुए हैं उन पे भी बात करें, हम सबसे पहले बात ही करेंगे उस चीज़ पे कि जो सबसे बड़ा मसला इशू है, हमारा इशू है, अवाम का इशू है, और वो है महंगाई। और ऐसे टाइम पे महंगाई जब रमज़ान आ रहा है, बिकॉज हमारी इसकी माशाल्लाह पूरी एक तारीख है फैसल। हमारे यहाँ जब भी रमज़ान आते हैं दुनिया भर में बड़ी बड़ी सेल्स लगती हैं, बड़े बड़े लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। आप मार्केट जाएं, रमज़ान की रौनक ही अलग होती है। हमारी भी माशाल्लाह रौनक भरपूर होती है, लेकिन जो दाम है चीज़ों के वो बजाय कम होने के और बढ़ जाते हैं, गैर नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाती है। ऐसे ही है फैसल। हमें अभी बताया गया कि जी हमारी टीम से तरबूज का पूछा गया, एक शख्स ने पूछा कि जी तरबूज जो है वो कितने का मिल रहा है। गुज़िश्ता साल की बात है जी, गुज़िश्ता साल की। तो जी बताया गया कि जी 100 का मिल रहा है। तो सवाल किया कि यार रेट लिस्ट पे तो 60 लिखा हुआ है। तो भाई ने ये फरमाया कि आप बेफिक्र हो जाएं, तीसरा अशरे आते आते, और इंशाल्लाह के साथ उन्होंने कहा तीसरा अशरा आते आते जो है वो मजीद 150 से ऊपर चला जाएगा। ये हालात है, ये सूरत हाल है। लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह ये जो उन्होंने कहा, हुआ क्या, अवाम ने कर दिया बायकॉट। मुझे याद है हम लोग जी बैठ के खबरें बता रहे होते थे कि जी तरबूज पे बायकॉट हो गया, उसके बाद जो उसके दाम गिरे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये राय जी क्या होगा, देखें जी रमज़ान में लोगों को ज़रूरत होती है फल फ्रूट, तो इसका बायकॉट नहीं कर सकेंगे। लेकिन लोगों ने बायकॉट किया, और जहाँ जहाँ बायकॉट हुआ वहाँ हमने देखा उन शहरों में बकायदा उसके दाम। अच्छा, अब एक मरतबा फिर जो है 40 तक पे दाम, एब्सोल्युटली एक दफा फिर जो है उसकी वेव जो है वो हम दोबारा देख रहे हैं, इक्का दुक्का भी आगाज हो रहा है। तो लेट्स सी, क्योंकि अब सिचुएशन पता है क्या है सर, सिचुएशन ये होती है कि हम ये समझते हैं कि ये नहीं मिलेगा तो शायद हमारा रोज़ा कबूल नहीं होगा। हम इफ्तार में अगर फ्रूट चाट नहीं खाएंगे तो हमें जो है वो तरावी का सवाब नहीं मिलेगा। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसके खिलाफ भी अगर जहाद करते हैं तो भाई ये भी एक किस्म का आपको सवाब है। तो क्यों हम एक बात है, लोग ये भी समझते हैं कि जी हम रोज़ा रख रहे हैं, पहले ही हमने जी अपने खाने पे, ज़ाहिर पाबंदी तो होती है, तो रोज़े की स्पिरिट है, तकाजा है, लेकिन उसके पीछे एक मैसेज भी है, आपको सिखाना भी है। लेकिन लोग ये सोचते हैं जब हम रोज़े के बाद भी हम ना खाएं तो क्या ये कैसे गुजरेगा रोज़ा। हाँ, तो फिर आप कुछ और भी खा के गुजारा कर सकते हैं ना, मतलब कि जो नॉर्मल। हमारा शो किस लिए है, हम इस शो में रेसिपीज एब्सोल्युटली। तो हम आपको आगे चल के चलेंगे, आपने बीन्स पहले स्पिल कर दिए, हम आपको आगे चल के भी बताएंगे कि ऐसे नहीं तो कैसे। लेकिन अब सिचुएशन ये है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस पूरे महीने आपको बताते रहें कि क्या सूरत हाल रहेगी महंगाई की। और क्योंकि वो जो शो है वो 4 से 6 बजे तक होगा, तो उसमें फिर हम जो है बाज़ाब्ता मार्केट्स का सर्वे करेंगे,
और मार्केट्स का सर्वे करने के बाद ना सिर्फ आला हुकाम तक ये बात पहुंचाएंगे कि भाईजान जो आपने ये लिस्ट लगाई है, ये जो लिस्ट लगाई है, इस लिस्ट पे कोई अमल दरामद कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कराची, क्वेटा, लाहौर, हर जगह जो है हम जो है ये जाके चेक करेंगे लाज़मी। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमतें नई नई हैं, और जब नई नई हुकूमतें होती हैं तो उन्हें बताना भी ये होता है कि जी हम आवाम का दर्द रखते हैं, हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वादे अभी अभी नए नए ताज़े ताज़े वादे किए होते हैं ना, ज़्यादा पुराने नहीं होते। वो कहते हैं ना इंक भी अभी जो है खुश्क नहीं होती है। तो ऐसे ही सूरत हाल है। अब हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा, हम पंजाब की गवर्नमेंट को देखें, सिंध की गवर्नमेंट को देखें तो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इवन कि केपी में भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई हैं। तो हो सकता है इस बार आवाम को रिलीफ मिले और मेक श्योर किया जाए गवर्नमेंट लेवल पर कि हम आवाम को वो कीमत एटलीस्ट पहुंचाएंगे जो सरकारी निर्ख तो हैं। नहीं तो सरकारी निर्ख लगे हुए होते हैं, मगर उन जैसे जो नर्ख हैं वो होते नहीं है कहीं पे। सो आप जाके पूछें, और डीसी कमिश्नर ये सब कहाँ होते हैं, ये भी कोई सूरत हाल नहीं होती। तो हमारे नुमाइंदगान अब हमारे साथ जो है ना पूरे मुल्क से हैं। रमज़ान से कबल जो है वो क्या रेट्स हैं इस वक्त, हम ज़रा बात कर लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है अफजल, इसके अलावा लाहौर से हैं अल्माज खान, और मुल्तान से राना फारूक हमारे साथ मौजूद है। कराची से आगाज़ करें। कराची से आगाज़ करते हैं अफजल परवेज से। अफजल बताइएगा, बस कल मुमकिना रोज़ा हो सकता है। अब हम रमज़ान का तो ज़ाहिर मंजरनामा हमारे सामने, अब आपके सामने आ गया होगा, क्या निर्ख हो सकते हैं, क्या प्राइस हो सकते हैं। मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। मैंने एक ड्रेस 2 दिन पहले देखा था, उसके जो प्राइस थे, अब उसमें माशाल्लाह 4,000 रुपये का इजाफा कर दिया है। कल जब मैंने उसको दोबारा चेक किया, वही सेम ड्रेस। अच्छा, तो बताइएगा अफजल, मैं तो 4,000 में 4 ले लूँ फिर शलवार कुर्ता है। पीसीआर से भी आवाज़ आई, लेकिन सोचे मेरी जेब पे कितना भारी पड़ रहा होगा। खैर, अफजल बताइएगा, मैं अपने दुख तो बाद में बताऊंगी। आवाम की दादरसी होने जा रही है कि नहीं इस रमज़ान, या आप देख रहे हैं जी ग्राम फरोश जो हैं वो गैर कानूनी मुनाफा कमाने के मूड में है फिर से। जी सदफ फैसल, देखा जाए तो ये दुख आपका हमारा नहीं, सबका ये दुख है। महंगाई का जिन बेकाबू है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से खसूसी हिदायत जारी की गई थी ज़िला इंतज़ामिया को कि फौरी तौर पर जो मुनाफाखोर है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। ऐसे ही हुआ, नुमाइशी ऑपरेशन किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने 4 रोज़ के दौरान 36 लाख रुपए के जुर्माने किए और दर्जनों दुकानदारों और पथारोदारों को जो है तंबीह भी की। ताहम ये जो मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई थी ये बहुत ज़्यादा बाअसर है। अभी भी रमज़ान आते ही जो कीमतें थी वो दुगनी हो गई हैं, क्योंकि इससे कबल अगर देखा जाए तो जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, अभी जो प्याज के रेट है वो 240 रुपये किलो के हिसाब से, जबकि प्याज 200 रुपये मिल रही थी इससे 2 दिन कबल। लेकिन टमाटर जो है 100 रुपये किलो मिलने वाला अब वो 200 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो ऐसी कौन सा ज़िला इंतज़ामी ने जादू चलाया है कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वो मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ नुमाइशी नज़र आती है, इसके लिए एक मेकनिज़म बनाना पड़ेगा। मैं बताना चलूँ कि माजी में बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया जगह जगह जो है कैंप्स लगाया करती थी और मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर अमली इकदाम किया जाता था और कार्रवाई की जाती थी। लेकिन वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। असिस्टेंट कमिश्नर अपनी टीम के हमरा आते हैं, जुर्माना करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। अब जो केला कल तक 100 रुपये दर्जन था, लेकिन अब उन्होंने उस केले की परवास होते हुए अब वो 200 रुपये दर्जन हो गया है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी वो नहीं है जो 200 रुपये दर्जन होनी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया तो बेबस आती है नज़र, लेकिन मुनाफाखोर बाअसर है। वो मुसलसल जो है अवाम को लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक है, रिलीफ मिलता है शहरियों को, लेकिन अब रिलीफ मिलता कहीं नज़र नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत तो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, सिंध हुकूमत तो मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन माफिया क्या इतना ताकतवर है कि उसके आगे इंतज़ामिया खुदा न खास्ता नाकाम होती नज़र आए। ये तो आगे चल के हम बात करेंगे। अफजल, अभी ज़रा हम लाहौर से पहले मुल्तान का रुख कर लेते हैं। राना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। राना फारूक, बताइए मुल्तान में क्या सूरत हाल है और रेट लिस्ट वगैरह वो जारी कर दी गई हैं, वो आवेज़ा हो गई हैं? जी बिल्कुल, बदकिस्मती ये कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी वही सूरत हाल है कि महंगाई माफिया और मुनाफाखोर माफिया वो सरगर्म हो चुका है। ख़ास तौर पे जो अशियाई खुर्द नोश हैं उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। लोग महंगाई माफिया के हाथों पिस रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई।
हमने दुकानों का सर्वे किया, मार्केट्स का सर्वे किया, तो चंद दुकानों पर जो रेट लिस्ट अवेजा की गई है, लेकिन जो ज़्यादातर दुकानें हैं वहाँ पर रेट लिस्ट अवेजा नहीं की गई। अब आप अंदाज़ा करें कि चंद रोज़ कबल तक ये घी की कीमत, जो कि हर आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, तकरीबन 390 से 400 रुपये थी, उसमें 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। वो 420 से 430 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से चीनी, जो कि आम गली महलों की दुकानों पर 135 से 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, वो अब 150 रुपये किलो में मिल रही है। मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर बंदा अपनी मन मर्जी के और पसंद के खुद साख्ता रेट वसूल कर रहा है, और जो अवाम है वो बेचारे गुर्बत की चक्की में, महंगाई की चक्की में पिसते ही चले जा रहे हैं। आटा जो कि हर घर में इस्तेमाल होना है, हर गरीब हो, अमीर हो, मुतवस्सित तबका हो, उसने इस्तेमाल करना ही करना है, उसकी कीमत में 10 किलो का थैला है 100 रुपये इजाफा हो गया। मतलब कि सिर्फ 2 से 3 रोज़ कबल तक वो 1400 रुपये का थैला था, और अब वो 1500 रुपये का थैला है 10 किलो का। मतलब कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। और अगर हम सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। चंद रोज़ कबल तक, सिर्फ 2 से 3 रोज़ कबल तक, जो हरी मिर्च है, जो कि किसी भी सब्ज़ी जो हांडी है उसका बुनियादी जूज़ है, वो 180 से 170 रुपये किलो थी, अब वो 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। टमाटर 100, 110, 120 से 250 तक पहुंच चुके हैं। और केला जो है वो, जो कि हर फ्रूट चाट में इस्तेमाल होता है, तो वो मतलब कि 210 से 250, 260 रुपये तक पहुंच चुका है। सेब 180 से 250 से 450 तक जो अच्छा सेब है वो पहुंच चुका है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सस्ती हो, और आम आदमी, गरीब आदमी जो कि दिहाड़ीदार है, जो सुबह निकलता है घर से 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसके लिए ज़िंदगी मज़ीद तंग हो गई है, मुश्किलात में इजाफा हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही चीज़ें सस्ती होती, लोगों को रिलीफ मिलता, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आपने जो हमें फल फ्रूट के दाम बताएं, तो वो सुन के तो भाई सब हैरान है कि अभी से ये बात आगाज़ ये है, तो फिर आगे रमज़ान में मज़ीद क्या होगा। अलमास की तरफ चलते हैं। अलमास से पहले मैं आपको बता दूं, शुएब निज़ामी ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अलमास हमारे साथ लाहौर से हैं। अलमास बताइएगा, जो हम मुल्तान से खबरें सुन रहे हैं, जो हम कराची से प्राइस सुन रहे हैं, ऐसे ही कुछ मामला लाहौर में भी है या फिर यहाँ कुछ और ही मामला है, बताएं ज़रा। नहीं सदफ, मामला तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा ही है। यहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ या मुनाफाखोर हैं, ये ज़्यादा ताकतवर माफिया है, ये बहुत ताकतवर माफिया है। ये पहले तो होता था कि इनको हुकूमतें जब भी आती थी इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करती थी, लेकिन अब ये रमज़ान आने से कबल ही इन्होंने यहाँ पे लाहौर में तो ये हुआ कि हफ्ता 10 दिन पहले ही कीमतें, जो शेख और नोज की कीमतें हैं, वो आसमान को चढ़ा दी। अब हुकूमत जितना भी डंडा चलाएगी तो कितनी कीमत कम कर लेगी। सिर्फ प्याज की मैं बात कर दूं, प्याज जो हमारे यहाँ 2 तरह का प्याज आ रहा है। एक ईरानी प्याज उसे कह रहे हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद है, वो ख़वातीन पसंद नहीं करती घरों में। एक रेड प्याज है जो आजकल पंजाब का प्याज आया है, वो 10 दिन पहले वो 200 रुपये था और दूसरे वाला 120 रुपये था। आज जो रेड वाला प्याज है वो 300 रुपये मिल रहा है, और जो दर्जा दोम का रेड वाला प्याज है वो 280 रुपये मिल रहा है, और जो दर्जा अव्वल और दोम जो सफ़ेद प्याज ईरानी प्याज है वो 280 रुपये मिल रहा है। अब हुकूमत जितना भी मर्जी डंडा चला ले तो 10 रुपये कम करवा लेगी, 20 रुपये कम करवा लेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं करवा सकती। लेकिन पिछले 10 दिनों से वो जितना मुनाफा कमा चुके हैं, अगर वो 10-20 रुपये कम भी कर लें तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह मेरे अकब में खजूरें हैं। खजूर एक ऐसी चीज़ है जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकती है, और लाहौर में खजूर का रेट जो है 10 दिन पहले कुछ और था, और आज 600 रुपये से 1200 रुपये एक आम खजूर जो है, वो मुख्तलिफ खजूर की अक़साम है, 600 रुपये से 1200 रुपये। जो इससे महंगी है वो तो बंदा खरीद ही नहीं सकता ना। वो सदफ बिल्कुल ख़रीद सकती है, क्योंकि उसे पता है कि वो 4000 रुपये उसके सूट पे और महंगा हो गया, सदफ खरीद सकती है। सॉरी सदफ। और बाकी जो है मामला वो नहीं, वो ऑलरेडी बात ये नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत महंगा था, तो अगर वो ड्रेस जिस दाम का था 2 दिन बाद क्यों उसके 4000 रुपये बढ़ा दिए? ये सवाल जब मैंने, क्योंकि माह मुबारक की रंगी जो है वो बरकतें समेटनी है, फयूज़ व बरक़ात है जो कि हमें समेटनी है। तो लाहौर, कराची और मुल्तान में प्याज जो है वो भी 8-8 आंसू ला रहा है, और मिर्चें तो वो लगा रही हैं हमें, हरी मिर्चें तेज़, कि अल्लाह माफ़ करे। और अब ज़रा हम शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, आप शुमारियात पे नज़र रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे तमाम तर कीमतें आपको पता होती हैं, तो ज़रा बताइए कि इस्लामाबाद, बाकी शहरों में तो रेट लिस्ट कुछ और है और कीमतें कुछ और हैं, यहाँ इस्लामाबाद में क्या, जो कि ऑलरेडी महंगा है, तो और क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में?
जो है पाबंदी लगा दी थी। एक हफ्ता हो गया इस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगे हुए, ताहम जो है इसमें कीमतें कम नज़र नहीं आती। साथ साथ जो वफाकी हुकूमत ने 7 अरब 40 करोड़ रुपए का जो है एक रमज़ान पैकेज BISP के जो मुस्तहकीन हैं उनके लिए अनाउंस किया था। ताहम प्राइम मिनिस्टर ने हफ्ते बाद दिन इसमें मज़ीद इजाफा करके इस पैकेज को 12 अरब रुपए तक पहुँचा दिया, और जो ज़रूरतमंद अफराद हैं वो अपना CNIC नंबर देकर जो है वो यहाँ यूटिलिटी स्टोर से जो है सामान ले सकते हैं। साथ साथ 1200 जो मोबाइल स्टोर हैं वो भी पूरे मुल्क में कायम किए जाएंगे, लेकिन ये रिलीफ ना होने के बराबर है, क्योंकि महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा है। पिछले रमज़ान से तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डबल हैं, और अगर फरवरी से मुकाबले में मार्च की बात करें तो इन्फ्लेशन नंबर जो है वो सिर्फ फूड इन्फ्लेशन 32% से ज़ायद है। साथ साथ अगर हम ये बात करें कि जो रमज़ान की चीज़ें इस्तेमाल होनी, जिसमें ख़ासतौर पर प्याज, बैन लगने के बावजूद जो है वो प्याज इस वक्त जो है वो 350 रुपये किलो है, वो और जो दर्जा दोम प्याज है वो 300 रुपये किलो है। इसी तरह खजूर जो पिछले साल 200 रुपये 220 रुपये किलो थी, इस साल जो है वो दर्जा सोम खजूर जो है, जिसे हम बहुत अच्छी खजूर नहीं कहते, वो 450 रुपये किलो है। इसी तरह बेसन जो है वो भी लास्ट ईयर से डबल होके इस वक्त 300 रुपये किलो के जो है फ़रोख्त हो रहा है। साथ साथ अगर ये बात करें दालें, तो दाल माश जो है वो 580 से 600 रुपये तक है। इसी तरह दाल चना जो है वो 300 रुपये है। दाल मूंग और मसूर जो है वो 350 रुपये के आसपास हैं। तो ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों के बजट को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। घरों में सूरत हाल ये है कि लोगों ने अपने जो बिजली और गैस के बिल हैं वो कमज़ोर दिल अफराद से छुपा लिए हैं। बच्चे जो हैं अपने मरीज़ वालिदैन को बताते ही नहीं हैं कि बिजली और गैस के बिल आएँ, और वो छुपा के जो है ऑनलाइन जमा करा रहे होते हैं ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। ऐसे भी केसेस नज़र आए हैं कि लोगों ने बिजली के बिल जमा कराने के लिए अपनी अद्वियात खाना छोड़ दिए हैं, या अद्वियात खाना कम कर दिए हैं बुजुर्गों ने, ताकि जो बिजली और गैस के बिल हैं वो पूरे किए जाएँ। इसी तरह जो रमज़ान के साथ साथ जो है ये नया तालीमी साल शुरू होने वाला है मार्च के अंदर, ये भी आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें बड़ा जो है उसको मुतासर करेगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जो रमज़ान के रवायती पकवान है, हाँ, ये भी होता है कि अक्सर और बेशतर जी जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं उसकी फ़ीस भी पहले से वसूल ली जाती है, तो डबल खर्चा जी, खर्चे पे खर्चा। थैंक यू सो मच शोएब निज़ामी, अलमास खान, राना फारूक और अफजल परवेज़ हमारे साथ थे। ये जी हमने आपको पाकिस्तान का एक अहवाल बता दिया, क्या कीमतों के दाम हैं, लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की थी, और उस दिन हमारे प्रोग्राम में गेस्ट थे जो ताजिर इत्तेहाद अब्दुल रऊफ साहब वो थे। और उससे पहले आपको याद है जब सिंध हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था तो फिर शटर 2 घंटे डाउन किया गया था इन ताजरों की जाने से, अलामती तौर पे बताने को कि जी आप जिस प्राइस पर हमें कह रहे हैं कि चीनी बेचो, आटा बेचो, हम उस प्राइस पे नहीं बेच सकते, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमारे शो में शर्जील इनाम मेमन साहब आए थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जब हमने पूछा कि जब इस तरह हड़ताल होगी तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ताजरों की बात भी सुनेंगे, हम आवाम की दादरसी भी करेंगे। सो उस प्रोग्राम के दौरान ही दोनों ने तय कर लिया था कि अब बाकायदा इनका जो डेडलॉक है वो खत्म होगा और एक दूसरे से बात भी करेंगे। और बाज़ाब्ता फिर हो भी गई मुलाकात। जो गुफ्तगू हुई थी पहले आपको वो सुनवाते हैं। सर मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि सर कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग अर्ज कराएं, और हम उस पर लाएमल बनाते हैं। कोस्ट टू कोस्ट हम माल बेचने को तैयार हैं। शर्जील साहब, ये आपका बहुत जायज मुतालबा है, आप कमिश्नर साहब से मिलना चाहते हैं, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कमिश्नर साहब से मीटिंग हो जाएगी। बेहतरीन होगी सर, बेहतरीन हो गया सर। आप कमिश्नर साहब से मिले, और कमिश्नर साहब ही इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ये उनका फर्ज है कि वो आपसे मिले, और वो आपसे मिलेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी मीटिंग कॉल होगी। तो ये वो छोटी सी कोशिश थी कि जो हम सबको करनी चाहिए। हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि बाइकआउट से क्या होगा। ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपनी जिम्मेदारी होती हैं। हम बतौर शहरी, हम बतौर सहाफ़ी ये हम बात करते हैं। और अब इसके बाद ये मीटिंग भी हो गई थी। विद इन 4 to 5 आवर्स कमिश्नर कराची और अब्दुल रऊफ साहब जो चेयरमैन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एसोसिएशन है, उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात भी हो गई। मुलाकात हो गई, इट्स अ गुड स्टेप। अब जाहिर है जब इस तरीके से आप टेबल पर बैठते हैं तो मसले भी हल हो जाते हैं। और जाहिर है हमारी कोशिश ये है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा इशू है तो हमने उसी वक्त इमीडिएटली रब्ता किया शर्जील मेमन से, एंड वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने इस चीज़ पर रिस्पॉन्ड भी किया, और फिर ये मुलाकात हो गई। तो लेट्स सी भाई इसके समरात कब तक सामने आते हैं। एब्सोल्युटली। और अब सिचुएशन ये है कि रमज़ान जो है वो अब तकरीबन आ चुका है, और लोग जो है वो अपनी तैयारी जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है। अब ऐसे में जो वफाकी हुकूमत जो है महंगाई से तंग आवाम को रमज़ान में रिलीफ फराहम करने के लिए भी मुतहर्रिक हो गई है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज में बड़े इजाफे का ऐलान भी कर दिया है। ये पैकेज जो है ये 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर अब 12.5 अरब रुपए कर दिया है, और इसका दायरा कार बढ़ाने की भी जो है वो
हिदायत कर दी गई जी, है। और मोबाइल यूनिट्स बनाए गए हैं ताकि खाने पीने की जो सस्ती अशिया है वो फराम की जाए, मियारी लेकिन वो अशिया होंगी, तो इसका बाकायदा चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा। और 3 करोड़ तकरीबन 4 करोड़ के करीब कह रहे हैं जी लोग इससे फैज़याब हो सकेंगे। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है, और आवाम को रिलीफ मिलना ज़रूरी है क्योंकि महंगाई का दौर है और ईद पर डबल खर्चा होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं लेकिन ईद पर डबल खर्चा होता है, तो थोड़ा रिलीफ दे दें, आप भी सवाब समेट लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है रमज़ान के महीने में। चलें, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब मैं इतनी ज़ोर दे दे के वेलकम इसलिए कर रही हूँ कि अब जिस खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका नाम है जी PSL से जुड़ी खबरें। और वो PSL जिसमें हम सब चाह रहे थे कि जी एटलीस्ट पाकिस्तान के जो 2 बड़े शहर हैं उनकी जो 2 टीमें, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है लाहौर और कराची, वो कम से कम प्ले ऑफ तक तो जाएं, आगे तो बढ़ें, मजीद मैचेस खेलें। लेकिन ये क्या हुआ फैसल, वीकेंड पर क्या हो गया? ये बड़ी उम्मीदें लगा रखी ये हैं। हुआ है कि शायद ने फरमाया है कि तुम कूदोगे गटर में तो हम भी तो कूदेंगे, तुम कूदोगे गटर में हम भी कूदेंगे, हम तो डूबे सनम तुमके भी लोग डूबेंगे। क्योंकि वो कराची जो है वो ऑलवेज वाउच के जी हम जीत जाए, लाहौर हार जाए, और लाहौर किसी और से भी खेल रहा हो तो वो भी हार जाए, इंडिया पाकिस्तान वाला मामला कर देते हैं ना। मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोनों मैच अपने हारे तो हमारी जगह बनी थी इस्लामाबाद। नहीं, अब नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। अब चराहों में कोई रोशनी नहीं रही। इसी तो बस ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, छोड़ो ये ना है जी। 1 पॉइंट मिल गया जीतने वाली कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कल आखिरी उम्मीद ये थी कराची किंग्स की कि लाहौर कलंदर्स अगर जीत जाए तो कुछ मामला हो सकता है, क्योंकि उससे क्वेटा ग्लैडिएटर नीचे आ जाएगी। लेकिन नहीं, क्योंकि लाहौर कलंदर भी हार गई और कराची किंग्स भी हार गई। तो खैर पहला मैच कल हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। मुल्तान ने जी 228 रन कर दिए और सब ये सोच रहे थे कि वो पहले मैच के बाद भी ये कुछ था कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाएगा ना तो फिर थोड़ा चांस बन जाएगा। और एक बार फिर उस्मान खान के, जिनकी, और ये कहना चाहिए, कहना पड़ेगा, पाकिस्तान ने कदर नहीं की। फिर उस बंदे ने बताया कि उसमें कितना टैलेंट है। अब तक जो है वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां, मतलब उन्होंने मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाने वाले चेक करें आप। तो फिर ये उस्मान खान ने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने की और उन्होंने अपनी जो है वो 228 रन तो बना दिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फिर आई इस्लामाबाद यूनाइटेड आई और उनके जो शुरुआत के बल्लेबाज इतना अच्छा नहीं कर सके। लेकिन फिर शादाब खान के पता नहीं कल क्या खा के आए थे शादाब खान। और हाँ, आपको सबको याद है, मैं वर्ल्ड कप वाला मैच याद है जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के एक टांग पे उन्होंने अफगानिस्तान की कुटाई लगाई थी। कल कॉलिन मुनरो में ग्लेन मैक्सवेल की रूह आ गई थी। कॉलिन मुनरो लंगड़ाते, लड़खड़ाते और सब ये सोच रहे थे कि बस यार तो अभी हिटिंग करके आउट हो जाएगा, बंदा खड़ा ही हो गया और उसने जो कुटाई की है, आई मीन कमाल है, जबरदस्त। और शादाब और मुनरो इन्होंने 141 रन की शराकत दस्तारी की और क्या जबरदस्त रन जोड़े इन्होंने, और मुल्तान को फिर ज़ाहिर है बैकफुट पे धकेल दिया। हालांकि थोड़ा मुल्तान ने फाइट बैक की, क्योंकि ऑलरेडी स्कोर बड़ा था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मैडी, इमाद वसीम, जिनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी पूरे PSL में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, इमाद वसीम आए और उन्होंने बताया कि वाई ही हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। और इमाद वसीम ने कल ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिता दिया। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड थी वो तीसरी टीम जो कि प्ले ऑफ में गई। तो इस वक्त तक तो 3 टीमों का डिसाइड हो गया था और इसके बाद अब कराची की धड़कनें तेज हो गई थी कि अब क्या होगा। क्योंकि मतलब पहले हमारी उम्मीदें थी कि अगर इस्लामाबाद हार जाता कुछ चांस बन जाता। फिर दूसरे मैच में हमारी उम्मीद ये थी कि जनाब लाहौर हार जाता तो लाहौर जीत जाता तो कुछ हो सकता। लेकिन उसके बाद सऊद शकील जो थे वो चट्टान बन गए। इस मौके पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे खसूसी के शाहिद हाशमी से भी। आकिब जावेद जो थे उन्होंने एक निजी टीवी पे बैठ के कहा था कि यार ये सऊद शकील है, केड़ा बैट्समैन है, निक्के बाजू छोटे छोटे, इससे तो हिटिंग ही नहीं होगी। कल का मैच वॉज नॉट क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर, कल का मैच था सऊद शकील वर्सेस आकिब जावेद। और सऊद शकील ने बताया कि निक्के बाजू जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने कूल और काम तरीके से बात की है, क्या कमाल। लेकिन मैच का जी फैसला हुआ आखिरी बॉल पर। और अगर इट वाज शारजा अनलोडेड, इट वाज शारजा रीलोडेड। याद आ गई कि जी जब वसीम जूनियर ने शाहीन आफरीदी, मतलब सोचें शाहीन आफरीदी को छक्का लगाया और 4 रन चाहिए, एक चार वही शारजा जावेद मियांदाद, एक बॉल 4 उन्होंने छक्का लगाया और जी खेल अपने नाम किया। लेकिन इन मैचेस में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जो लाहौर है उनकी
के प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी मुझे एग्रेसिव रहा है, खासतौर पर शाहीन आफरीदी वो चुप कराते हुए नजर आए। हाँ, वो फिर उन्होंने कहा कि लाहौर वालों को बोला भाई अब चुप, अब हो गए हमारे। लाहौर वालों को चुप करा रहे थे, किसको चुप नहीं, करा वो मेरे ख्याल से अपने आप को ही करा रहे थे। अब बात कर लेते हैं इसी पे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई गुड मॉर्निंग। और कल रात तो बड़े ज़बरदस्त मूड में थे आप, गाना वाना भी गाया आपने, गुनगुनाया, लेकिन अब जो है कराची किंग्स की जो और लाहौर कलंदर्स की जो अब हालत हो गई है उसके बाद उनके लिए गाना बनता नहीं है, बस अब रोना ही बनता है इन दोनों का। लाहौर तो अभी 2 साल मुसलसल टाइटल जीता है। इस दफ़ा उनके साथ बड़े प्रॉब्लम्स रहे। उनके राशिद खान जो मिडिल ओवर्स के चैंपियन बॉलर हैं, विकेट लेने के चैंपियन बॉलर हैं, वो नहीं आए। फ़खर जमान बिल्कुल भी पूरी PSL में सिर्फ एक ही 50 किया, अच्छा नहीं कर सके, तो उनको बड़े प्रॉब्लम्स है और उनके प्लेयर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन कराची किंग्स तो मुसलसल इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा। अब रीवैम्प का टाइम आ गया है कराची किंग्स का और इंशाल्लाह होगी। जैसे कोयटा ग्लेडिएटर्स ने रीवैम्प किया ऐसे कराची किंग्स भी करेगी। बड़े शहर है इसलिए इन लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी है, फैन बेस है इनकी, लाहौर की भी कराची की भी। तो इंशाल्लाह अगले सीजन से अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए PSL 10 की और अच्छी टीमें बनानी चाहिए। इस दफ़ा फैंस को बड़ी मायूसी हुई दोनों टीमों से। ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन कल का जो लाहौर वाला मैच है, शाहीन आफरीदी बिकॉज क्योंकि हमारी नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं, उनके कुछ फैसले कि एक तो वो खुद ऊपर आकर बैटिंग कर रहे हैं, फिर कल जो आखिरी बॉल पर छक्का पड़ा है वो ओवर भी शाहीन आफरीदी करा रहे थे। सबकी राय ये थी कि जी ये जमान को ये ओवर दिया जा सकता था तो मैच में कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी हो सकती थी। आप समझते हैं कि ये फैसले गलत हुए और यही वजह थी कि कल मैच की सिचुएशन डिफरेंट रही? पार्टली ऐसा होता है। कप्तान अपनी जाहिर टीम को जितवाने की भरपूर कोशिश करता है। शाहीन एग्रेसिव भी है, शाहीन ने पूरी कोशिश की होगी, आके उसने 50 तो किया लेकिन स्कोर फिर भी थोड़ा कम था। मिडिल ओवर्स में उतने तेजी से रन नहीं बना सके। कम से कम 180-185 होता तो कोयटा को मुश्किल होती। और फिर वाकई वो एक जो फैसला था वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है और शाहीन की कप्तानी भी तो। अच्छा, और साथ ही शाहिद भाई एक और चीज़, कल तो हमने देखा कि किस तरीके से दीगर जो है वो अच्छी इनिंग्स खेली गई, बट मैं आपसे सऊद शकील की ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे वो जो लास्ट ओवर जो था जिसमें एक उन्होंने खड़े खड़े जो है वो शॉट आप डिस्क्राइब करें कि वो शॉट था क्या, क्योंकि आखिरी ओवर में इस तरह का कूल एंड काम शॉट मारना और उसके बाद उसके बिल्कुल बाद में वो जो है वो मिड ऑफ से सर के ऊपर से हल्का सा चिप कर देना, व्हाट अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट सऊद शकील इज। बिल्कुल, इस PSL में सबसे ज्यादा हैरान अगर किसी क्रिकेटर ने किया है तो सऊद शकील ने किया। उसके टैलेंट के ऊपर किसी को भी शुबा नहीं था, लेकिन बहुत से लोग सोचते थे कि वो ऊपर से मारना, छक्के मारना, वाकई वो जो आकिब जावेद ने बात की थी वो बहुत सख्त, कभी आकिब इसी तरह अदरवाइज बड़े बैलेंस आदमी है, बड़ी अच्छी क्रिकेट नॉलेज है, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो बाद में उन्हें फिर हम उसके ऊपर उन्हें अफसोस करना पड़ता है। सऊद ने पूरे टूर्नामेंट में सबको हैरान किया जिस तरह उन्होंने ओपनिंग की है। जी शाहिद साहब की बगैर कुछ टेक्निकल सूरत हाल की वजह से हम उनकी आवाज़ सही से प्रॉपर नहीं सुन पा रहे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारे सामने जी मैच की अब सिचुएशन आ गई है। पॉइंट्स टेबल पर क्या सिचुएशन है ये भी हमारे सामने है, लेकिन दो बड़ी टीमें इस दफ़ा के PSL 9 में खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और ये कोई मौजज़ा ही होता कि लाहौर जी वो प्ले ऑफ तक चला जाता है, कराची भी चला जाता है। बात सदफ ये सवाल अब ये रेस करने का टाइम आ गया है कि दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस पे, हालात पे, वाक़यात पे बंदा क्यों मुनसर करे। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी को, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग ही लीग खेल रही हैं और कराची और लाहौर कलंदर्स वो लग रहा है वो एक अलग ही लीग खेल रही है। हमारा थोड़ा सा कौमी मिजाज है, वो कौमी क्रिकेट टीम की झलक है ना ये। वहाँ पेशावर ज़ल्मी में तो हमारे ही है ना, वो भी तो किसी पाकिस्तान के हैं, बट द वे दे अप्रोच, खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी। और ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ब्रेक लेने से पहले बाबर की बात ना करूँ, सैटरडे का जो मैच हुआ था बाबर आजम ने एक और निस सेंचुरी बना दी और अपने नाकदीन को कह दिया कि भाईजान जितना करना था कर लिया, आई एम बैक। देखिए अपनी परफॉर्मेंस से आप लोगों को खामोश कराएं, कह के खामोश ना कराएं। यस, इसी पे हम ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और इस उम्मीद के साथ कि कल जो है आप मुख्तलिफ टाइमिंग्स के साथ देखेंगे, क्योंकि कल होपफुली पाकिस्तान में पहला रोज़ा हो जाएगा। और हमने इब्तिदाई में ये बात की में कि जी कितनी महंगाई है और सब कुछ कितनी कीमत बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद अब तैयारी करनी है ना, तैयारी करनी है। और मुमकिन है अगर कल रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होता है तो हमारे टाइमिंग सुबह के नहीं होंगे, फिर हम शाम में आपसे मिलेंगे। 4 बजे शुरुआत होगी और 6 बजे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और ज़ाहिर है हम हर चीज़ पर नज़र भी रखेंगे। लेकिन मसला क्या है, अब रमज़ान की तरफ होना चाहिए, यानी कि फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सैलेड्स बनाइए, मल्टीपल सैलेड्स बनाएं जिसकी आप डिफरेंट जो है वो ड्रेसिंग्स बना सकते हैं, दही के साथ इस्तेमाल करें, वो खा लीजिए। उसके बाद आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी, आपको एसिडिटी का भी इशू नहीं होगा, आपका फेस भी फ्रेश रहेगा, ना तो आपको जो है वो वीकनेस महसूस होगी। फिर उसके बाद आप तरावी के बाद आने के बाद हल्का फुल्का अगर कुछ खाना चाहते हैं तो इसी किस्म की चीज़ ले लीजिए। और फिर आप सहरी में भी ये खाएं, लेकिन खुदारा मुरगन ग़िज़ाएँ जिन्हें कहा जाता है, फैटी चीज़ें, उनको अवॉइड करें ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खास तौर पे जब आपका स्टमक बिल्कुल खाली है उस पर इतना बर्डन भी ना करें। एक चीज़ और, जो शरबत बनते हैं, लाल शरबत तो बड़ा शौक से लोग पीते हैं, लेकिन ये जो सीज़न है जिसमें हमें थोड़ी सर्दी भी लग रही है, खैर जाती जाती अब तो सर्दी, गले ज़्यादा ख़राब हो रहा है, नज़ले ज़ुकाम, तो कौन से बेहतरीन लस्सी या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं? अच्छा देखें, आप इसमें पहले तो ये कोशिश करें कि जितने पाउडर वाले शरबत होते हैं या ये जो सिरप्स होते हैं इनको अवॉइड करें, क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इवन अगर आप पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप खुद से अपने हाथ से बहुत सारी शुगर डालते हैं उसका फ्लेवर इन्हांस करने, तो उसको आप रिप्लेस कीजिए फ्रेश जूसेस या शेक्स के साथ। वो आपको ज़्यादा जो है वो तक़वियत देंगे और आपको ग़िज़ाइयत देंगे। आप उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी मार्केट में इजीली अब अवेलेबल है, स्टीविया, उसका इस्तेमाल करें। स्टीविया को रिप्लेस कर दें शुगर से तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर आपने कहा गला ख़राब नहीं हो, तो मैं आपको जल्दी से एक अमरूद का शरबत बता देती हूँ। कभी आमिन देखिए हमने क्या किया, टेट्रा पैक में सुना है अमरूद का शरबत, वैसे नहीं सुना। बहुत अच्छे सीज़न में बहुत अच्छे अमरूद आए हुए हैं, तकरीबन 1 से 1.5 किलो मिक्स अमरूद ले लें, कुछ पके और कुछ थोड़े से जो ग्रीनिश होते हैं ना वो ले लीजिए। उनको लेने के बाद आपने उनको हैंड ब्लेंडर से आपने उसके अंदर इतना पानी डालें कि वो आराम से जो है उसका ब्लेंड हो जाए और उसका पेस्ट सा बन जाए। अब आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह छानना है बड़े वाले छन्ने में रख के या स्ट्रेनर जो होता है उसमें। फिर आप उसको जो है बॉईल करने के लिए रख दीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा आपने काला नमक हस्बे जायका, तकरीबन 1 किलो में 1 टेबल स्पून जाएगा काला नमक डालिए और उसके अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करें। और अगर स्टीविया हो तो क्या ही बात है, उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद अब आपने क्या किया कि आपने उसको बॉटल्स में भरा। कितनी देर बॉईल करें? मुश्किल से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट में वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर कंटिन्यूसली हमें स्पून चलाते रहना है, क्योंकि वो जो है ना उसके अंदर बबल्स आते हैं तो वो फिर जो है ना आपका किचन ख़राब करेगा, राइट। आप इसको बॉटल्स में भरें, फ्रिज में रखें और जब पीना है तो इसके अंदर आप ठंडा पानी थोड़ा जितना आप यूज़ करना चाहते हैं उतना वो यूज़ करें, ज़्यादा बर्फ़ यूज़ ना करें। क्योंकि आपको पता है अगर हम अमरूद तवे पे हल्का सा उसको सौते कर लेते हैं और खाते हैं तो उससे हमारी कॉफिंग और जो सॉर थ्रोट होता है वो भी अच्छा हो जाता है। अच्छा लेकिन हम तो वो लोग हैं ना जो कैसे छोड़ देंगे गला ख़राब करना। अब तो अब फिर चटनियाँ वटनियाँ भी हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो कौन सी चटनियाँ हैं जो कि हम बना के रख लें जिससे गले खराब ना हो? असल सवाल ये था। हाँ, गले खराब ना हो। है। और वो मतलब कि बहुत सारे कैचअप है ना वो गला खराब कर देते हैं, अच्छे ब्रांड के नहीं होते, तो प्लीज गो विद दैट कि चटनियाँ वगैरह जो है। अच्छा, मीठी चटनी बता दें, खट्टी चटनी भी बता दें। मैं दोनों जल्दी से बता देती हूँ। अच्छा, ये जो आपने ब्रांड्स की बात की, एक्चुअली होता ये है कि ब्रांड्स जो होते हैं ना वो उनकी मजबूरी है, वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो फिर डेफिनेटली साइड इफेक्ट फिर हमें बेयर करना पड़ता है। आ जाते हैं जनाब हम अपनी हरी चटनी की तरफ, जिससे आप 2-3 वेरिएशंस बना सकते हैं। एक बंच आपने लेना है धनिया का, एक बंच लेना है पुदीने का, दोनों के पत्ते निकाल लें। धनिया में थोड़ी सी उसकी जो स्टैम्प्स होती हैं यानी डंडियाँ होती हैं वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो एक अच्छा सा फ्लेवर देती है। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लीजिए, उसको तवे पे भून लीजिए, वो ऐड कीजिए। 4 से 5 लहसुन के जवे लीजिए, वो ऐड कीजिए। 3 से 4 हरी मिर्चें, या अगर टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं मिर्चों का तो वो ऐड कर लीजिए। ये डालिए, इसके अंदर 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालिए और इसके अंदर आपने डालना है तकरीबन आधा कप इमली का गूदा, पल्प, बीज निकाल के। इनको ब्लेंड कीजिए और रख लीजिए। अब
आपने क्या किया, एक एक हफ्ते के आपने कोशिश ये करें कि आप इसको ग्लास जार में, शीशे की बॉटल्स जैम की होती हैं, कॉफ़ी की होती हैं, प्लास्टिक में रखेंगे कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। आपने ये ग्रीन चटनी बनाई, इसी से आप रायता बना सकते हैं। 2 स्पून लीजिए, दही में मिक्स कीजिए, आपका ग्रीन वाला रायता जो बारबेक्यू के साथ बनता है। दूसरी वाली बताते हैं जनाब आपको, मीठी वाली, खट्टी मीठी जो होती है, उसमें आपने क्या करना है, आपने तकरीबन आधा किलो आपने लेना है खजूर, और उसके साथ आपने तकरीबन आधा कप गुड़ लेना है। ठीक है जी, वो ले लीजिए। उसके अंदर 6 से 8 लहसुन के जवे डालिए, 6 से 8 साबुत मिर्च जो होती है, गोल मिर्च, बटन चिलीज, वो डाल के इनको बॉईल कर लीजिए। जब ये बिल्कुल नरम हो जाएं, इनको चूल्हे से उतारें, थोड़ा सा ठंडा करें। अब ब्लेंडर में आपने ये मिक्सचर डालना है। इसके साथ आपने 1 कप इमली का गूदा डालना है, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, इसके साथ आपने 1 चम्मच भर के भुना हुआ ज़ीरा डालना है, और इसके साथ एक चीज़ जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है वो है जनाब सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर। वो आपने जिंजर पाउडर ऐड किया थोड़ा सा, ½ टीस्पून, ब्लेंड कर लें, आपकी मीठी चटनी तैयार। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है, कितनी क्विकली आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आई होप आपकी रमज़ान की तैयारी तो ज़रा अच्छी खासी हो सुन के होगी। और ये सेगमेंट आप हमें रिपीट में भी आप हमारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ समरीन, मोस्ट और आपसे मुलाकात रही इंशाल्लाह। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आप देखिए हेल्दी खाइए, रोज़ा है, रमज़ान है, लेकिन आप कहाँ सुनने वाले हैं, ये समोसे तो आपने खाने ही हैं। जैसे आपने तो नहीं खाने, जो नहीं, मैं मुझे देखें, मुझे नहीं पता कि नसीब होगा या नहीं होगा, पता नहीं है, मैं दुख रो रहा हूँ अपना। लेकिन हम दोबारा अपने शो पे फोकस करते हैं, और वो ये कि सबको पता है कि समोसे कहाँ से मिलते हैं। हाँ। लेकिन क्या आपको पता है कि समोसे को समोसा बनाने वाला मांडा कैसे बनता है? ये मुझे जानना है। अच्छा चले, मुझे याद नहीं रहता, हर बार भूल जाती हूँ, जिस तरह आप केक बनाना भूल जाती हैं। हम मांडे कैसे तैयार होते हैं, इशरत खान बताएंगी। बात है इशरत की, और उन्होंने ज़बरदस्त हमें माँ से बताया कैसे बनती है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बस मसाला भरा और पकौड़े तैयार, मसाला बनाना पड़ता है। अच्छा नहीं, इशरत का पैकेज से देख के लगे ना लगे कि रमज़ान शुरू, इशरत को देख के लग गया कि रमज़ान जो है ना वो शुरू होने वाले हैं। खैर, हम आपको इशरत पूरे रमज़ान भी तंग करते रहेंगे। अभी तो आपने सिर्फ मांडे की बनाने की तरकीब बताई है, आगे दीगर रेसिपीज़ हैं उनकी भी हम आपको तरकीब बताते रहेंगे रमज़ान भर में। लेकिन कुछ खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। आपके साथ एक खबर शेयर कर लेते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किदा तकरीब में हलफबरदारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। जी, तो इससे पहले हम बात कर रहे थे रमज़ान मुबारक की, जहां एक जानिब महंगाई है, वहीं दूसरी जानिब लोगों की तैयारी भी है। और पाकिस्तान में तो कल या परसों से शुरू होगा, लेकिन पूरी दुनिया में जो है वो रमज़ान का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। बरकतें, रहमतें समेटने का आगाज़ हो गया है। दुनिया के कई मुमालिक में चांद देखा गया, और सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, खलीजी रियासतों में ये चांद देखा गया। वहाँ आज पहला रोज़ा है, जबकि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी आज पहला रोज़ा है। तो माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही तरावी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ मस्जिद नबवी में भी तरावी की रूह परवर इज्तिमात हमने देखे हैं। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इर्तिलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास जो है वो आज मुनक़िद किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में जो बोरी कम्युनिटी है उनका भी रमज़ान शुरू हो चुका है, आज उनका पहला रोज़ा है। तो बोरी कम्युनिटी को भी बहुत बहुत रमज़ान जो है वो मुबारक। और जज़ायर उस पार रहते हैं दुनिया में, उनको मुबारकबाद। और कल बड़ा मज़े का मंजर भी हमने देखा, जब जिस तरीके से वेलकम किया गया रमज़ान को यूके में, जो मेयर है लंदन के, उनकी जानिब से। सो बड़ा अच्छा जेस्चर जाता है, हार्मनी और यूनिटी का मैसेज जाता है। एब्सोल्युटली। तो हम इस शो में ले रहे हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सी दीगर स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ रहिएगा। और वो इत्तलात और नशरियात की वजारत संभालेंगे, यानी मीडिया से उनका बड़ा वास्ता होगा। एब्सोल्युटली। और इस सारे सेटअप में हम मोहसिन नकवी की भी एंट्री देख रहे हैं। एक जानिब तो चेमटी से भी हैं ही, लेकिन उनको भी जो है एक मुआविन जो है वो बनाया जाएगा, मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो दीगर भी पोर्टफोलियोज तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। तो अब ये चीज़ सामने आ गई है, जलील अब्बास इलानी, तारिक फातमी, ये सब भी जो है, और इसके अलावा शमशाद अख्तर जो है वो फाइनेंस की जो है वो होंगी मुआविन। तो अब हम देख रहे हैं कि फाइनली शुरुआत में जैसे कि कहा गया था कि एक मुख्तसर काबीना होगी, तो मुख्तसर काबीना से इसमें मुझे MQM का नाम अभी तक नज़र नहीं आया, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा।
तो वो तो भाई तो सुन रहे थे कि उन्हें 6 वजारतें मिल जाएंगी, 5 अभी तक। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ख़जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस जो भी हो रहा था इलेक्शन के दरमियान तज्जिया, उसमें ये हो रहा था कि भाई ख़जाना कौन सी टीम संभालेगी, किसके पास जाना चाहिए। तो मोहम्मद औरंगज़ेब मुशीर ख़जाना और शमशाद अख्तर जैसे कि बताया भी वो मामून खुसूसी बराए ख़जाना होंगी। सो ये तमाम तरजीह कैबिनेट हमारे सामने आ गई। ये बहुत ही मुख्तसर कैबिनेट है, आई थिंक अभी आगाज़ है। ठीक है। अच्छा, अब जनाब अली, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक शख्स 2 मरतबा सदर बना है, और जब वो बने तो फिर हर जगह हमें एक बार फिर नारों की गूंज नज़र आई, एक जरदारी सब पे भारी। एक बार फिर हम कहेंगे सदर आसिफ अली जरदारी, और उन्होंने ओथ लिया। ओथ जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से लिया, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे रूम में जो है वो बिला जो है आसफा भी थी, बख्तावर भी थी। एंड द थिंग, एंड यू नो, अब एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज आया है, और वो ये कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी सबसे छोटी बेटी को जो है वो फर्स्ट लेडी नॉमिनेट किया है। फर्स्ट लेडी नॉमिनेट किया है। सो अब उन्हें वो तमाम तर प्रोटोकॉल मिलेगा जो एक प्रेसिडेंट की फ़र्स्ट लेडी को मिलता है। सो ये उनकी तरफ से एक ख़ास स्टेप उठाया गया। जबकि सुबुकदोश होने वाले सदर आरिफ अलवी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, और जैसा कि हमने बताया भुट्टो फैमिली, अहम शख्सियात ने शिरकत की। हलफ बर्दारी तकरीब में 4 सूबों के गवर्नर्स थे, वज़ीर आला सिंध थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थी, और सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान भी शरीक हुए। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। अब देखना यही है कि इससे पहले भी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे गए थे खैबर पख्तूनख्वा, तो अली अमीन गंडापुर वहाँ भी नहीं थे। अब इस सारी सूरत हाल में हुआ ये कि साबिक सदर हो गए, अब जाहिर सी बात है, आरिफ अलवी साहब, और वो उन्होंने सुबुकदोशी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि उन पर जो गैर आइनी इक़दाम का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो जो लगा रहे हैं वो अदालतों में आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 6 लगता है, शौक से लगाएं, और वेलकम कहूँगा इस चीज़, वेलकम कहूँगा। उन्होंने सुबुकदोशी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि जी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी PTI की रही। तो देख लेते हैं क्या। तो इस सारी सूरत हाल पर तजिया ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन। खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा स्टार्ट करते हैं, काबीना में जो नाम सामने आए, एक्सपेक्टेडली यही नाम सामने आने थे, लेकिन जो स्विच हमने देखा है वो देखा है जी वज़ीर ख़ारजा होंगे अब इसहाक डार, और ख़जाने की टीम टोटली डिफरेंट है। मगर इसमें MQM अभी नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कह दिया था हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या आने वाले दिनों में ये मुख्तसर काबीना आप बड़े होती हुए देख रहे हैं? में यकीनी तौर पर यह काबीना का साइज बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यही है, आपको याद होगा जब PDM की हुकूमत बनी थी तो वो नंबर 100 के करीब चला गया था। ज़ाहिर उसके अंदर जो दर्जनों के हिसाब से जो हमने देखा कि मशीर बाद में दाखिल हो गए थे। ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत जब भी बनती है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। खबर ये भी आ रही है कि दे बदेर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी काबीना के अंदर। आपने बिल्कुल सही जो है उस तरफ निशाना किया, ये वाला MQM वाला जो है वो भी अंसर शामिल है उसके अंदर, काबीना के अंदर वो भी हिस्सा बनेंगे। तो काबीना का साइज तो बढ़ेगा, लेकिन एक जो आपने देखा आज अखबारात के अंदर एक जो खबर चल रही है बुनियादी तौर पर वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं, इनके जो ज़ौमा है, लीडरान है, वो थोड़े से नाखुश इस बात के ऊपर नजर आ रहे हैं कि जो तमाम बड़ी वजारतें हैं वो अब उनके बराह रास्त ज़ेर असर नहीं होंगी, और उनके अंदर जो खास तौर पर केयर टेकर्स का जो मामला था वो कंटिन्यू करेगा। खजाना की वजारत ना, और कौन सी वजारत खावर? ये खजाना की वजारत की बात हो रही है। इसी तरह जो वजारत दाखिला की बात हो रही है, वो नकवी साहब का नाम जो है सामने आ रहा है। इसी तरह हमारे सामने ये जो वजारत खारजा के हवाले से जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम आ रहा है कि वो जो है बहसीयत एडवाइजर के तौर पर अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेंगे। वजारत या डार साहब या कोई और जो है ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो नीचे काम करना है, जो बुनियादी तौर पर पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर जो काम सारे होने हैं वो जो है जलील अब्बास जिलानी साहब देखेंगे। लेकिन ये सारे अब ज़ाहिर अभी तक
ये सारे जो क्या फैसल लग आप रहे और मैं बात कर रहे थे, खबर से भी पूछ रहे थे, यानी कि टेक्नोक्रेट जो हैं जी। उनको ज़्यादा खास वजारतें दी गई हैं। मुशीर दाखिला बनाए जाएंगे मोहसिन नकवी साहब, तो क्या वो बतौर सेनेटर बनेंगे या इंतखाब में हिस्सा लेंगे, किस तरह बनेंगे? मुशीर के लिए फिर ये ओहदा ज़रूरी नहीं है। जी, अभी तक तो यही है कि अगर आपने जो फेडरल मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर जो है या मेंबर नेशनल असेंबली बने या मेंबर ऑफ द सेनेट बने। क्योंकि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं तो खबर यही आ रही है कि वो पंजाब से उनको सेनेट की एक सीट दे दी जाएगी और वो सेनेटर बन जाएंगे और उसके बाद फिर जाहिर है ये होगा फुल फेडरल मिनिस्टर के तौर पर वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। सो अब देखते हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे ख्याल में हमें जरूर उठाना चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान के बाकी अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हैं, उनको अगर सामने रखें तो मेरे ख्याल में अब सबको इस बात का इल्म हो गया था इंतखाबी नतायज के फौरन बाद कि एक हुकूमत बनने जा रही है और उनके पास नंबर गेम पूरी है। अब तो जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से जो फैसला आया उसके बाद तो और ज्यादा इनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसको खत्म करना चाहिए और जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आप जाहिर है वो कैप्टन ऑफ द शिप हैं तो उनको अब मेरे ख्याल में कैप्टन का किरदार अदा करना चाहिए। अपनी काबीना को अनाउंस करें, जाहिर है अपने बड़े भाई हैं उनके जो ताहियात कायदा उनसे जरूर मशवरा करें, लेकिन ये है कि काबीना को अब बन जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, और ये मामला जो अब आगे चलने चाहिए। खावर साहब, अब जरा साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की बात कर लेते हैं। कल उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर स्टेपिंग डाउन, तो अब ज़रा ये बताएं कि जितना पिछले दिनों में बात होती रही है, बिलावल नून लीग समेत ये बात करते रहे कि जी गलत इक़दाम किए हैं और आर्टिकल 6 लगना चाहिए और मुकदमात होने चाहिए। आप ज़रा बताएं कि एक जो प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं पाकिस्तान के, उन पे इस किस्म के मुकदमे चल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट इम्यून होता है, और अगर नहीं होता तो कितने अरसे बाद मुकदमे चल सकते हैं? प्लीज़ हमें ज़रा ये बताइए। देखिए जी, जो प्रेसिडेंट है जब तक वो पोजीशन होल्ड करता है तो उसके पास इम्यूनिटी होती है। जो ही आप पोजीशन से हटते हैं तो आपके ऊपर ये सारे मुकदमा, किसी भी नेचर का आपको मुकदमा हो तो वो आपके ऊपर वो मुकदमा हो सकता है। जो इम्यूनिटी है वो उसी हद तक होती है जब तक आप पोजीशन होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। अब मामला है आर्टिकल 6 का। देखिए, आर्टिकल 6 के लिए बुनियादी जो एक आपके ऊपर इल्जाम साबित होना है आर्टिकल 6 लगाने के लिए, वो है सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा जब जन्म शरफ के ऊपर लगा था वो नंबर 3 वाला, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया था, वो आपको पता है जजेस साहिबान को जो है गिरफ्तार कर लिया था, तो वो सारा मामला चला था। तो अब ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, वो उसके अंदर वो उन्होंने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं किया, वो मुख्तलिफ, आपको पता है वो 90 दिन के इंतखाबात का मामला था, उसके ऊपर मुख्तलिफ राय सामने आई, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया। उसके बाद याद होगा वो कासिम सूरी वाली एक जो है उनकी जो रेजोल्यूशन थी हाउस के अंदर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया। वो आर्टिकल 69 के तहत वो कहते हैं, बताया जाता है कि जनाब जो पार्लियामान के अंदर जो भी हो वो चीज उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में वो सारे बयानात ही थे कि इनके ऊपर लगेगा आर्टिकल 6। आरिफ अलवी साहब जाहिर है वो कह रहे हैं कि जिस किसी को है शक तो वो जरूर मेरे खिलाफ मुकदमा करे, लेकिन खबर आपको ये मैं जरूर देता चलूं कि आने वाले दिनों के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो बहसीयत सदर जो है जाहिर है उनके ऊपर कुछ जो आईनी और कानूनी कदगरें थी वो सियासत के अंदर उस अंदाज से बहसीयत जो पीटीआई के रुकन या पीटीआई के साथ वो रहे हैं, पीटीआई के वो चुनिंदा थे, अब वो काफी ज्यादा किरदार उनका सियासत के अंदर अपनी पार्टी के हवाले से आएगा। और खबर ये भी आ रही है कि वो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे ख्याल में बताया कि वो अपने वकीलों के जरिए वो वक्त लेके अपने कायद जो है बानी पीटीआई से भी मिलने जा रहे हैं। यानी उनका बतौर सदर जो उनका रोल रहा, बड़ा मुख्तलिफ रोल अब हमें उनका नजर आएगा। सो आप उन्हें लीडिंग कैरेक्टर में देख रहे हैं क्या यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, मैं उनको जो पीटीआई की जो सियासत है आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। ये भी देखें, बड़ा एक गैर मामूली वाकया होगा कि जो कल ही उन्होंने सदारत का ओहदा छोड़ा और उसके बाद एक भरपूर ये बड़ा यही सवाल मैं पूछ रही थी और इसी पे हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। उसके अंदर अच्छे खासे जो है वो जो मुतनाज़ा तो नहीं मैं कह सकता, वो जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की है। अब देखिए, मैं रोजाना आपके साथ बात करता हूँ तो मुझे पता होता है कि आपने क्या सवाल करना है, तो मैं आपके
सवाल से पहले ही जो है ना उसका जवाब उसके ज़हन में होता है। क्या बात। तो ये मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों के अंदर ये भरपूर अंदाज से सियासत भी करेंगे। और जिस तरह उन्होंने बताया कि जी बहुत सारी मेरी मुलाकातें ऑन द रेकॉर्ड और ऑफ द रेकॉर्ड मीटिंग हुई, उसके हवाले से भी बताएंगे वो आने वाले। फिर हम आने वाले वक्तों में आपसे मजीद खबरें लेते रहेंगे। खबर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। देखें जी अब क्या ऐवान इक़्तिदार में और शहर इक़्तिदार में होता है, ये बहुत कुछ होना है। हाँ, लेकिन अच्छा, पंजाब हुकूमत के कुछ अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, वो हम ज़रूर शामिल करना चाहेंगे शो में, क्योंकि जब भी हम ख़वातीन और ख़वातीन की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है दुनिया में अच्छे नामों में शुमार नहीं किया जाता अबाउट द वुमेन सेफ्टी। सिक्योर माहौल नहीं है, लेकिन अब उसको सिक्योर बनाना भी तो हमने ही है ना, मुल्क हमारा है तो सिक्योर भी हमने बनाना है। अब उसमें पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं ओहदा संभालने के बाद से काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, और उन्होंने वुमेंस डे पे जो है एक सेफ्टी ऐप जो है जिसका नाम है नेवर अगेन, उसको जी लॉन्च किया। अच्छा, उसको जी जैसे कि फैसल ने भी बताया कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर लॉन्च किया गया। सूबाई हुकूमत मज़ीद ये बताती है कि ये जो ऐप है ये ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जो उनको मसाइल दरपेश हैं उसका फ़ौरी हल करने में अहम किरदार अदा करेगी। और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ ऐवान वज़ीर आला में भी इस ऐप का डैशबोर्ड मौजूद है, यानी कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ बराह रास्त ऐप पर मौसूल होने वाली शिकायत को मॉनिटर करेंगी। सो ये बड़ा बेहतरीन काम होने जा रहा है। सो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा इक़दाम है, और लेकिन फ़ैसले हमारे यहाँ हो जाते हैं, असल जो चैलेंज होता है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का होता है। सो ज़रा हमें बताइएगा, क्योंकि अभी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, ये जो ऐप है ये किस तरह काम करेगी और कैसे तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी? वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू यू। है कि ये इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं है। दिस ऐप इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज इसके ऊपर 1.5 के साथ इस ऐप को लिंक किया गया है, और जो भी खातून हो, ट्रांसजेंडर हो, इवन बच्चे जो हैं वो भी चाइल्ड अब्यूज़ के अगर शिकार हैं, खुदा न खास्ता किसी और हीनियस क्राइम्स के शिकार हैं, और या उनको ख़तरा है, तो वो उसको 1.5 पर कॉल करके इस नेवर अगेन की ऐप के अंदर जैसे वो आपको पता है कि वो ऑपरेटर जो है वो पूछेगी अगर आप जो है वो किसी ख़वातीन के हवाले से नेवर अगेन की ऐप के ऊपर अगर आप जो करना चाहते हैं तो 2 दबाइए, और उसके बाद उसका कनेक्ट जो है वो डायरेक्टली खातून ऑपरेटर के साथ होगा। और स्पेसिफिकली खातून ऑपरेटर जो हैं वो इस नेवर अगेन की ऐप के साथ मुंसलिक की गई हैं, और एक DIG लेवल की जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है इस ऐप के साथ। और जैसे आपने खुद कहा कि इसका एक डैशबोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास भी मौजूद होगा। तो जो कॉल 1.5 के ऊपर आएगी नेवर अगेन के हवाले से, उसको खुद जो है वो टेकअप किया जाएगा, और फौरन से पहले वो खातून अगर जो है वो किसी जुर्म के होने से पहले खौफजदा है तो उसको रेस्क्यू किया जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता उसके साथ किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ है तो भी वो 1.5 के ऊपर इसकी इत्तला दे सकती है, ताकि हुकूमत मिशनरी जो है वो उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच सके। तो ये एक बड़ा वास्ट किस्म का मैनेजमेंट है, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही इसकी की है, और ये जो भी 1.5 पे कॉल करेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन मस्ट होगी। फिर इसको जो हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं उसके ऊपर वुमेन डेस्क जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जो खवातीन पुलिस स्टेशन में आना चाहती हैं, आकर अपने लिए कोई किसी जुर्म के बारे में इत्तला देना चाहती हैं, वो उसको कर सकती हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, और इसके हवाले से जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक विजन था जो उन्होंने पहली स्पीच में कहा था कि खवातीन के खिलाफ जराइम जो है वो उनकी डेडलाइन है, और इसको भी वो करती हैं। और फिर अभी तक जब तक से उन्होंने ओथ लिया है कुछ वाकयात हुए हैं खवातीन के हवाले से। वो आपको याद होगा कि एक खातून को ऊपर छत से नीचे फेंका गया उसकी इन लॉज की तरफ से, फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर उनके मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। सरगोदा में एक बच्ची जो है घरेलू मुलाजमा, उसकी कत्ल का वाकया सामने आया, वो फौरी तौर पर गिरफ्तार हुए। तो बहुत सारे वाकयात के ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, और इसीलिए जो एग्जेक्टिव है, जो इंतजामिया है, उसके अंदर भी ये फुर्ती और मुस्तैदी नजर आ रही है कि चीफ मिनिस्टर साहबा किसी भी सूरत खवातीन के खिलाफ किसी जुर्म को जो है वो टॉलरेट नहीं करेंगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच अज़मा बुखारी साहिबा, आप वक्त दिया। और ज़ाहिर है ये ऐप इस तरह के स्टेप उठाना ज़रूरी है ताकि इस माशरे में ख़वातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, ताकि वो अपने घरों से जब बाहर निकलें और मुल्क की माशी तरक्की में किरदार अदा कर सके, या वैसे ही घर से बाहर निकलें तो उन्हें किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अब एक डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़रा शेयर कर। रहनुमा सलमान अकरम राजा रात गए शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ इशरा रोड लाहौर पर एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किया गया था। ख्वाजा नसीर बताइए। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है सलमान अकरम राजा, जिन्होंने लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी जुलूस में शिरकत पर गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त सीनियर वकील सलमान अकरम राजा को आज सुबह जो है शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इससे पहले रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खान खोसा को भी गुज़श्ता रात शख्सी जमानत पर रिहा किया गया था। इसके अलावा दीगर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। जबकि एक और रुकन सूबाई असम्बली हाफिज फर्ज जो है, अभी तक उनका स्टेटस क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी भी रुकन कौमी या सूबाई असम्बली को गिरफ्तार करने से कबल स्पीकर की इजाजत लेना पड़ती है। हाफिज फर्ज भी इस वक्त जेर हिरासत है। जी थैंक यू सो मच। ख्वाजा नसीर हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। तो चले हम आपके सामने मजीद भी स्टोरीज और टॉपिक्स लेकर आएंगे, लेकिन अभी हमें लेना है ब्रेक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, और मुझे थोड़ा सा नामुकम्मल लग रहा है। क्योंकि आज अभी तक हमने किस पे बात नहीं की? ओहो, हमने मौसम पे बात नहीं की। मतलब सुबह हो गई, 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, मौसम का जिक्र ही नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा मौसम क्या है। मतलब पहले तो हम बड़ा शोर डाल रहे थे, मार्च में सर्दी, मार्च में बारिश, अब क्या हो रहा है? तो मार्च में गर्मी अब ये होगी, क्योंकि अब तो ये कंफर्म हो गया। हालांकि कल थोड़ा बड़ा प्लेजेंट सा वेदर हो गया था कराची में, ओवरकास्ट हो गया था, हल्की फुल्की ड्रिजल भी हुई थी कहीं कहीं, लेकिन फिर हुआ ये कि जैसे वो ड्रिजल ख़त्म हुई और ओवरकास्ट कंडीशन ख़त्म हुई, तो एक बार फिर सूरज की जो तमाज़त है ना, वो बता रही है कि मैं बस आने ही वाली हूं। हाँ, मैं बस पहला रचरा गुजार लूँ मुसलमानों, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो है गर्मी कितनी होने जा रही है। तो ये वो थोड़ी सी देर के लिए हल्की फुल्की बारिश थी। इसकी बेसिकली वजह ये है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये हमारा। अच्छा, हमारा शहर ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, कराची शहर, जब थोड़ा सा मौसम प्लेजेंट होता है, थोड़ी सी और अब थोड़ा सा ज्यादा प्लेजेंट हो जाता है, फिर हमारा शहर कितना कैसा प्लेजेंट हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा ही बहुत अच्छा लगता है। सड़कें तो पूरा तालाब बन जाती हैं। खैर, ये इसकी वजह क्या है जी? बलूचिस्तान और कोयटा, जब वहाँ पे मौसम अपनी तब्दीली दिखाता है तो कराची वालों को भी कुछ ठंड में असर आ जाती है। तो बलूचिस्तान और गवादर समेत वहाँ पर जलथल जारी है। जी हाँ, और केपी की बात कर लें, दीगर इलाकों की, बालाई इलाकों की बात कर लें, तो वहाँ तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है माशाल्लाह। और मगरबी हवाओं के जी नए स्पेल के ज़ेर असर जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के है, अभी भी होनी है। बाय द वे, हम मुश्किलात का जिक्र तो करते हैं, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मुल्क एक ऐसे खित्ते में पड़ता है जहाँ पे हम तमाम तर मौसम एक ही वक्त में देख रहे होते हैं। वरना तो कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अगर सर्दी है तो सिर्फ सर्दी है, अगर गर्मी है तो सिर्फ गर्मी है। तो हमें इन मौसमों का फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको कैप्चर करना चाहिए। लेकिन अब जनाब सूरत हाल ये है कि आगे मामला क्या रहेंगे, आगे मौसम कैसा रहेगा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज है हमारे साथ। हाँ, वो हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानेंगे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपको सुबह बखैर। बताइएगा कि कैसा अब मौसम रहने वाला है, और कल की अगर आज की बात कर लें, कल की बात कर लें, कुछ मतला साफ रहेगा, साफ रहने का इम्कान है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो जनूबी सूबे हैं दोनों, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर तो बेशतर एरिया मतलब साफ रहने का ही इम्कान है। आज का दिन जैसे चांद के हवाले से अगर हम बात करें तो ऊपर जो है केपी में और पंजाब, खासकर सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब और फिर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, उन इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान है। लेकिन असल जो स्पेल है बारिश का वो कल से शुरू होगा, 12 तारीख से, फिर शुमाल मशरकी बलूचिस्तान। सरफराज साहब को मैं नहीं सुन पा रही हूँ, हम नहीं सुन पा रहे हैं। पीसीआर आप अगर हमें सुन सकते हैं तो
हाँ जी, सरफराज साहब को हमने बीच में डिस्टर्ब किया, सॉरी इंटरप्ट किया, और क्योंकि ज़ाहिर है आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब साफ़ रहना, क्योंकि आज चांद की रोयत का भी इम्कान है। सो इस हवाले से हम जानना चाह रहे थे मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर रमज़ान मुबारक में मौसम कैसा रहेगा थ्रू आउट, ये भी हम जानने की कोशिश करें। चलें, अगर पूरे महीने का नहीं तो 10 दिन का तो मालूम हो सकता है। बिल्कुल, और साथ साथ रोयत हिलाल कमेटी ये भी आपको अपडेट करते जाएं कि वो भी जो है वो आज उनका शाम में इजलास होगा, और इम्कान सब यही जाहिर कर रहे हैं कि जी आज जो है वो चांद हो जाएगा। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कमेटी के ऐलान का, जिसके बाद ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि मामलात क्या होंगे। लेकिन जैसे कि हम बता रहे थे कि मुल्क भर में जो मौसम है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्टिंग है। शिमाल में बर्फ़ है और जो सेंट्रल है वहाँ सर्दी है, जुनूब में कहीं सर्दी कहीं गर्मी है, और बिल्कुल जुनूब जो है वो चले जाएँ बलूचिस्तान की जानिब तो वहाँ पे बारिशें हैं। हाँ, ये एक चीज़। हाँ, सरदार सरफराज साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा जो आप गुफ्तगू कर रहे थे जहाँ से राब्ता मुनक़ता हुआ था हमारा। सर कि जो कल बारिश हुई है बलूचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में और नीचे केच डिस्ट्रिक्ट और गवादर वगैरह में दोबारा अच्छी तेज़ बारिश हुई है कुछ जगहों पर, तो वो स्पेल वहाँ से तकरीबन ख़त्म हो गया है। यानी बलूचिस्तान के जो मगरबी अजला हैं वहाँ पे से ख़त्म हो गया। अलबत्ता शुमाली और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान है जो कोयटा और उसके साथ धूप चमन वगैरह, उन इलाकों में आज भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश आज भी मुतवक्की है वहाँ पर। और फिर चलें जी, मौसम का जिनसे जानना है, मौसम की वजह से जी उनसे राब्ता डिस्टर्ब होए जा रहा है बार बार। सो सरफराज साहब थैंक यू सो मच, हमने बड़े ही कोशिश की आपसे मजीद सूरत हाल जानने की, लेकिन जो जानना चाह रहे थे वो तो जान लिया ना। हाँ, कि हो सकता है आज जो है मतला साफ है। सो लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं जी। और बाखबर सवेरा की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात ऐसे होनहार ज़हीन पाकिस्तानियों से करवाई जाए कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तानी तलबा जो हैं उनकी अगर हौसला अफजाई की जाए, मदद की जाए, तो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, तिब हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें वो पीछे रह सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लम्स यूनिवर्सिटी जो लाहौर की है, उनके तलबा ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड नेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन वफ़द का एजाज़ अपने नाम किया है, पाकिस्तान के नाम किया है। इस इवेंट में दुनिया भर की जामियात के तलबा मौजूद थे, लेकिन एजाज़ पाकिस्तान के नाम रहा। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे ही ज़हीन होनहार तलबा जब बाहर जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके एम्बेसडर बनते हैं। तो तलबा ने अपनी डिबेट की सलाहियतों के जौहर दिखाए, सियासत और दूसरे ममालिक की जो पॉलिसीज़ हैं उसको समझकर उन पर मुबाहिसा किया। आई थिंक हम लोग इसमें बड़े माहिर हैं, हमारे यहाँ जितनी पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, और उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को भी आलमी सतह पर उसका एतराफ़ किया गया। तो उनको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एब्सोल्युटली, हमारे साथ मौजूद है इसी ग्रुप के 3 तलबा, लाइबा आबिद, सबीन महमूद और हुबैब शहरियार। इफ़ आई एम करेक्ट कि आपका नाम हुबैब शहरियार है। आप तीनों को वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम बाखबर सवेरा में। और सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों को। ज़रा बताएं इस सफ़र के बारे में, किस तरह ये टीम बनी, ट्रेनिंग भी होती है। लेडीज़ फर्स्ट, अगर लाइबा आप स्टार्ट करें तो प्लीज़। Thank you so much for having us. It's an honor. So basically, the Harvard Model UN Conference is one of the oldest and most prestigious conferences in the world. It's a simulation of the original United Nations. So उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन, एक आईना होता है। तो हम बेसिकली टीम रिप्रेजेंट करती है एक मुल्क को। हम इस दफ़ा पोर्चुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम डिबेट करते हैं जाके इन डिफरेंट कमिटीज़। So I was representing Portugal in Commission on the Status of Women, and Sabine can take over for her committee. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन हमूद है। मेरी भी कंट्री जैसे लाइबा की थी पोर्चुगल ही थी। हमारी पूरी टीम वी वर रिप्रेजेंटिंग पोर्चुगल। मेरी पर्टिकुलर कमेटी यूरोपियन यूनियन थी, और उस जिस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे थे वो एनवायरनमेंट था। एंड हुबैब कैन इंट्रोड्यूस दिस कमेटी। तो मेरी कमेटी थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो। तो उसके अंदर हमारी गुफ्तगू हुई थी आर्टिकल 5 के ऊपर, उनका एक वो रेजोल्यूशन में होता है। उसके अलावा हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर हमारी काफ़ी इस पर तबसरा हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो आप लोगों ने कहते हैं ना जिन शोबों में किया, ज़बरदस्त। लाइबा आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमें ख़बर जब सामने आई तो पता चला कि वहाँ तो भाई दुनिया भर से स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट ये एजाज़ पाकिस्तान के नाम रहा। सो वो ऐसी क्या डिफरेंस था उनमें और आप में? आप क्या उसको एनालाइज करती हैं जिसकी वजह से आप लोग आगे बढ़ सके और जीत सके?
ओके सो you're right. बहुत ज़्यादा कंट्रीज और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं. there's actually around 1800 to 2000 delegates who join in. teams from Yale, Columbia, UPenn, everywhere. And again Latin Americans होते हैं, Africans, Asia से इतनी सारी आती हैं, Indians, East Asians वगैरह. Honestly हमारी ट्रेनिंग इज़ सिवियरली लिमिटेड कंपेयर टू दीज टीम्स, क्योंकि ये बहुत अरसे से कर रहे हैं. इनके पास बहुत ज़्यादा और रिसोर्सेज हैं, ट्रेनर्स होते हैं, इनको एयरलाइंस फंड करती हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, इनके साथ फैकल्टी एडवाइजर्स भी जाते हैं. सो वी आर अ स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव. हमारे टीम भी इज वाज कॉम्प्राइज्ड ऑफ लाइक 6 to 7 people. But something that we've constantly said time and time again is that we worked really hard knowing that this is our final shot. Like हमारे लिए the stakes are so much higher. हम जब जाते हैं हमारा mindset is completely different. We're not just doing it for ourselves. हम सिर्फ लम्स के लिए नहीं करते, हम पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे एशिया के लिए कर रहे होते हैं. तो एक mindset difference I would say. And secondly, just having faith in God. This team हम इतने issues के through गुजरे हैं just through having faith के if God has our back we'll get through it. Absolutely. अच्छा सबीन, क्योंकि थोड़ा सा कोमन का मेरा भी एक्सपीरियंस है being the president of Karachi University Model United Nations. मुझे बताइएगा Model United Nations कैसी क्या आप हमें सुन सकते हैं? Can you hear us? I think we need to resolve the issue. क्योंकि सवाल मैं ये करना चाहता था कि ये जो एक कन्वेंशनल मुबाहिसा या डिबेट होती है और जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस होती हैं, these are two different things. और अब जो पुराना जो माशाल्लाह you are debater as well. जी, अब मुबाहिसे से लेके अब जो ये शिफ्ट हुआ है द स्पीचेस एंड डिक्लेमेशन से मॉडल यूनाइटेड नेशंस का, ये एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है. और नाउ दिस फॉर्म ऑफ स्पीकिंग इज़ टेकिंग ओवर द ओल्डर वर्जन. तो इसमें हमारे जो तलबा हैं, सदफ मैं भी आपको बताऊं कि इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं पाकिस्तानी बच्चे. ये तो एक मिसाल है ना, सिर्फ हार्वर्ड की नहीं, बाकी पूरी दुनिया में जाके मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पे इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं कि वो बहुत ही मतलब सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है. और एक तो होता है ना कि एक मखसूस टॉपिक पे आप जाके बहस कर लें एंड दैट्स इट. लेकिन मॉडल यूनाइटेड नेशंस में आपको यू हैव टू बिकम समथिंग एल्स. जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने यूनाइटेड नेशंस को, यूनेस्को को रिप्रेजेंट किया, उनकी तरफ से बात करते हुए अपने इश्यूज़ रखे, अपने मुद्दे रखे, अपने मुल्क के मसाइल रखे. जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का पूरा इजलास होता है, उसके मॉडल पे उससे ये पूरी एक डिबेट होती है. केस आपने पुट करना होता है, पूरे डेलीगेट्स होते हैं, टीम्स आती हैं. तो अगेन वही बात है, पाकिस्तान में टैलेंट में कमी नहीं है, जस्ट नीड अ बिट ऑफ मिलने चाहिए. अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और मेंशन की थी लाइबा ने, वो फैसिलिटीज़ के हवाले से जिक्र कर रही थी कि जो वो देखती हैं, ज़ाहिर है ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, जो बाकी मुल्कों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से उनको सपोर्ट हासिल रही, उस तरीके से यहाँ पर हम इन चीज़ों पे फोकस करें, यही आजकल की रिक्वायरमेंट है. और फिर ऐसे ऐसे टॉपिक जिसमें एनवायरमेंटल आपकी इश्यूज़ हैं उस पर बात हो रही है. सो ये तमाम चीज़ें जी बड़ा मैटर करती हैं. और अब फ्यूचर यही है, इस पर फोकस करना, इस पर इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है. लेकिन प्रेजेंट ये है कि मैं इस वक्त कॉफ़ी पी रहा हूँ. क्या आपने कॉफ़ी पी ली? मैंने आज चाय पे गुजारा किया. क्या आपने चाय बगैर नाश्ते पे गुजारा किया, नाश्ता करके आपने किया? नाश्ता नहीं किया. देखिए ये बहुत बुरी बात है, ये मैं बहुत लोगों खराब को कहती रहती हूँ ना, लेकिन मैं खुद नाश्ता नहीं करके आई आज. तो ये देखिए ये कितना ज़्यादा ये अनहेल्दी हो सकता है. सुबह सुबह आप ऐसी बात करें, आपने जैसे नाश्ता किया अभी. अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करके बैठा हूँ मैं. फिर ठीक है. हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है. जो अर्ली राइजर्स हैं, जिनको सुबह उठना पड़ता है शौक से या बहालत मजबूरी, उनको जो है वो चाय या कॉफ़ी पीना बड़ा पसंद आता है, क्योंकि ये क्विक इशू होता है ना. एक तो सुबह सवेरे आपसे कुछ खाया नहीं जाता जब तक आप एक कप चाय या कॉफ़ी ना पी लें. अच्छा चलें, अब इन सब पे बात कर लेते हैं कि ये जो सुबह सुबह खाया नहीं जाता, उससे मतली होती है या उस तरह की चीज़ आती है. लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठ के कुछ ना खाएं, चाय पी ले, तो उससे क्या नुकसानात होते हैं, ज़रा इस पे हम बात कर लेते हैं. गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है ग़ज़ाइयत रमशा सिद्दीकी को. अस्सलाम वालेकुम रमशा. गुड मॉर्निंग विद ब्लैक कॉफ़ी. और इस चीज़ के मैंने कर लिया नाश्ता, इन्होंने नहीं किया, तो यहीं से आगाज़ करते हैं कि हम सुबह उठ के, वैसे तो आज बाय लक कर लिया मैंने, मैं भी नहीं करता क्योंकि जाहिर सी बात है आपको जल्दी भागना दौड़ना हैबिट बन गई है. दिस इज क्वाइट कॉमन इन आवर सोसाइटी. कितना अनहेल्दी है ये? वेल एक्चुअली मसला ये है कि कौन खाली पेट पे नाश्ता कर रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन जो कि हेल्दी है, यंग है एंड उनको पीछे कोई और डिजीज़ नहीं है, उनका खाली पेट पे अगर वो 1 कप चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं, सिर्फ 1 कप, दैट्स नॉट दैट हार्मफुल इफ़ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल। ये हम चाय चीनी वाली दूध पत्ती वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुबह। जी इतना डेंजरस नहीं होता बिकॉज रिसर्च एविडेंस इस चीज़ के पीछे कोई बैकिंग ढूंढने में नाकाम रहा है। जो लेटेस्ट मेटा एनालिसिस है वो ये कहते हैं। सेकेंड चीज़ ये, इफ़ यू आर समवन हु इज़ डायबिटिक या आपको ऑलरेडी ये मसला रहता है कि पेट ख़राब रहता है, डायरिया की कंप्लेन रहती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत का मसला रहता है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है, हम लोग गरम मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्पाइसेस ज़रा ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो ऐसे तमाम अफराद जिनको इन मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना रहता है, अगर वो खाली पेट पे विदाउट एनी ब्रेकफास्ट लेंगे तो ये ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज सुबह सुबह खाली पेट पे चाय लेना हमारी या कॉफ़ी लेना हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में तेज़ाबियत, एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। कुछ लोग मेरी तरह वो करते हैं, एक बिस्किट खा लिया जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट कि चलो हमने कुछ खा के चाय पी है, तो ये भी नाश्ता नहीं हुआ ना। डेफिनेटली बेहतर यही है कि पहले आप अपना दिन का आगाज़ सबसे पहले तो 1 गिलास पानी से करें, ताकि आपके अंदर का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, मैदा है, निज़ाम हज़म है, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा स्टार्ट होने का टाइम मिल सके। उसके बाद आप अपनी कॉफ़ी चाय के साथ जो भी प्रॉपर नाश्ता है उसका आगाज़ करें। अच्छा मिस्टर मुझे ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि बहुत सारे लोग वेट रिड्यूस करने के लिए और उन बहुत सारे लोगों में भी शामिल हूँ, हम क्या करते हैं सुबह उठ के खीरा और पुदीना और अब उसमें बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे एक जो मिथ्स आ गए हैं, उसमें जिंजर डाल लो, उसमें फला डाल लो, इतना सब कुछ डेमो निचोड़ लो, वो पूरा एक एक्वेरियम बना लो, आखिर में सिर्फ छोटी मछलियां डालने का मार्जिन रह जाता है। वो तो एक अलग चीज़, वो डिटॉक्स वाटर सॉर्ट ऑफ बन गया। लेकिन कुछ तो ये भी कह रहे हैं लहसुन डालो खाली पे, निहार मुंह अदरक का पानी पी लो, वेट यूं कम हो जाएगा। सो ये एसिडिक चीज़ें कितना नुकसान पहुंचाती हैं? डेफिनेटली पहली तो बात ये समझनी ज़रूरी है कि वो वेट जो आफ्टर ईयर्स ऑफ बैड हैबिट्स एंड पुअर डाइट आपने गेन किया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक शॉर्ट एंड क्विक क्लेम देती है कि इफ़ यू टेक दैट योर वेट लॉस प्रॉब्लम इज़ गोना बी सॉर्टेड, दैट्स अनरियलिस्टिक। उस पर यकीन करना बेवकूफ़ी के मानंद है। सो इट्स ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरह के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, पहली बात तो वो खाली पेट ना लें, आप अपनी प्रॉपर डाइट अगर स्टार्ट करें और उसके साथ अगर एडिशनल इसको ऐड रखना चाहते हैं कि अगर आप हल्का सा लेमन वाटर लेना चाहते हैं, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अलोन इटसेल्फ कोई वेट लॉस इंड्यूस नहीं करती। सही। अच्छा अब एक चीज़ मैं ज़रूर अपनी वालदा के हवाले से, और हो सकता है वो आपकी वालदा भी ज़रूर देख रही होंगी, तो उनके लिए भी, हमारी जो अम्मियाँ होती हैं जो थोड़ी सी बीमार और डायबिटीज़, वो सुबह उठ के कहती है भाई हमसे नहीं खाया जाता, हमें बना के दे देंगी, खुद से नहीं खाया जाएगा। सबसे ज़्यादा नखरे होंगे। एब्सोल्युटली, पता नहीं नखरे हैं या उनसे होता नहीं है। हाँ? तो प्लीज़ उनके लिए बताइएगा जो एल्डर एज वुमेन है जिनसे नहीं होता, सुबह वो कहते हैं कि हम अभी नहीं कर रहे, दोपहर का खाना खा लेंगे हो जाएगा, उनको अपनी इस एज में मॉर्निंग डाइट का कितना ख्याल रखना ज़रूरी है? हमारा दिन का आगाज़ जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी अच्छे हम अपना फ़र्स्ट मील कोर्स करेंगे, उतना ही हमारा जो एनर्जी लेवल है वो थ्रू आउट द डे मेंटेन रहेंगे। अगर हम जैसे आपने जिक्र किया कि बिस्किट सिर्फ लेके करेंगे, और डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की बनाई हुई है, इसका जो मकसद है वो सिर्फ जायके की हद तक है, जो शाम की चाय के साथ लिया जाए तो समझ में आता है। अगर हम अपने नाश्ते में एक प्रोटीन रिच फूड से आगाज़ करें, जैसे कि अंडा, हम बॉइल्ड एग भी अगर हमें खाने की आदत नहीं है और हम एक बॉइल्ड एग भी अगर ले लेते हैं, तो हम अपने दिन का आगाज़ एक बिल्कुल सही पेस से करेंगे, क्योंकि एक प्रोटीन रिच स्नैक हमें थ्रू आउट जो हमारे अर्ली आवर्स होते हैं मॉर्निंग के, उनमें हमारी एनर्जी लेवल सस्टेन रखेगा और एसिडिटी के इशू को भी मज़ीद नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, और दूसरे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बात कर रहे थे, डिटॉक्स वाटर, क्या ये भी एक, ये तो हो गया, दूसरे नीम गर्म पानी सूप पिए, ये ठीक है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमें जब भी पानी पीना चाहिए तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज एक तो वैसे ही जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि हम जब सुबह सुबह उठते हैं, आवर स्टमक नीड्स टू वेक अप। नीम गर्म हम पानी लेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टमक अल्सर्स भी होते हैं, एसिडिटी होती है, गरमाई का इशू होता है। मैदे की गरमाइश वुडंट बी द राइट वर्ड, लेकिन ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हम कहते हैं कि हमारे मैदे की जो लाइनिंग होती है उसमें अगर हम गर्म गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो मज़ीद अल्सर बन सकते हैं या ज़ख़म हो सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल। बेस्ट। बिल्कुल। और अब सबसे आम सवाल आ रहा है और पूरी पाकिस्तान का सवाल है, सुबह उठ के खाने का दिल नहीं करता हमारा, ये दिल, ये वाली चीज़ क्या है, हाउ टू, और क्या ये डज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द हार्ट या फिर ये जहनी मामला है ज़्यादा?
बिल्कुल दुरुस्त। द माइंड इज़ अ पावरफुल थिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम। अगर हम अपनी हैबिट्स, यूजुअली ये हैबिट्स हमारे बचपन से स्टार्ट होती हैं, बच्चे जब ब्रेकफास्ट स्किप करना शुरू करते हैं तो अपनी इस हैबिट को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। व्हाट वी एडवाइज़ आवर पेशेंट्स इज़ दैट कि अगर आपको फुल मील लेने की आदत नहीं है तो सबसे पहले तो आप सुबह उठ के 1 गिलास दूध से शुरुआत करें और साथ में उसके 1 अदद बॉइल्ड एग ले लें, या फिर इफ़ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ एग यू कुड हैव अ सीरियल, आपने एक होल ग्रेन जो है पॉरेज ले लिया, या फिर इफ़ यू वांट टू गो फॉर समथिंग लाइटर तो आप 1 कप साबूदाना दूध में बना हुआ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दही में फ्रूट्स डाल के डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड स्नैक एज वेल। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन, जैसे कि आपने जिक्र किया, अक्सर हम अपनी मदर्स की बात करते हैं, वो सबके लिए तो करती हैं, अपने नहीं, लेकिन टाइम भी निकालती हैं, तो उनके लिए बेहतरीन उनको खाना पका के खानों की अरोमा से उनकी भूख खत्म हो जाती है उनके साथ। आई वुड से कि इसके पीछे ज़्यादा चीज़ हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी जो हैबिट्स होती हैं, लाइफस्टाइल, उसका ज़्यादा रोल होता है। ओके, थैंक यू सो मच रमशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो, और ज़बरदस्त मुफीद मालूमात रही। तो अब ये बात अपने जहनों से निकाल दें कि नीम गर्म पानी पीना जी सुबह सवेरे खाली पेट बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए। इसी तरीके से एसिडिक आइटम्स हैं जिसमें लहसुन, अदरक, ये खाली पेट खाना ये भी नुकसानदेह। खाने में खाएं, सैलड पे डाल के खा लें, क्या ज़रूरत है जी खाली पेट ये चीज़ें खाने की। एब्सोल्युटली। अच्छा, इससे पहले हम ज़रा होनहार तलबा जो लम्स के थे उनसे बात कर रहे थे, तो वो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा समीन और हुबैब से। तो जनाब, इस बार मैं हुबैब से आगाज़ करना चाहूँगा। हुबैब, आपको मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है, तो ये बताइएगा कि एक तो हमने देखा जो कन्वेंशनल डिबेट सर्किट होता है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस डेलीगेट्स के साथ, कमेटी के साथ जाना, ये कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और क्या कन्वेंशनल डिबेट अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है या फिर जो मनिंग है दैट इज़ टेकिंग ओवर? जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमें पता है कि डिबेटिंग में ना हिस्सा होता है कि आपने एक दूसरे से तबसरा करना और आपने आर्ग्यू करना होता है एक दूसरे के साथ। जो मन होता है ना, उसके अंदर एक और हिस्सा होता है जिसमें आपने पॉलिटिक्स थोड़ी सी करनी होती है, जिसका मतलब है कि आपने लोगों से बात करनी है, आपने उनके साथ डायलॉग करके ये करवाना है कि आप कौन सी पॉलिसी के ऊपर आपको वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको उन लोगों को इकट्ठा करना होता है कि अगर आपकी पॉलिसी आपको लगता है अच्छी है तो आप लोगों के वोट उस पर लेकर और वो पास कराओ। तो ये एक फ़र्क है उनके दरमियान। और पाकिस्तान के अंदर ना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 ये जो बड़े शहर हैं, इनके अंदर एक कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है एम्बियंस वाला। तो आप कह लो कि जो स्कूल्स होते हैं वो आपस में मुकाबले करते हैं, और उसकी वजह से बच्चों की छोटी ग्रेड से ही ना उस चीज़ की प्रैक्टिस होना शुरू होती है। तो इस वजह से पाकिस्तान में थोड़ा सा बाकी मुल्कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिस वजह से पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। लेकिन बस मसला ये होता है हमारे लिए सपोर्ट या फिर वो प्लेटफॉर्म उस तरह से अवेलेबल नहीं जितना बाकी मुल्कों में नहीं होती, वरना अगर वो सेम लेवल पे हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फ़र्क है हमारे से। अच्छा सबीन, आप लोगों का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था या इससे पहले भी आप लोग इस तरह पार्टिसिपेट करते रहे इंटरनेशनली और एजाज़ जीतते रहे? जी, तो ये हमारा सेकंड टाइम था जो हम जीते हैं। हम डिफेंडिंग चैम्पियंस थे। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान जीता था और इस टाइम भी पाकिस्तान जीता है। और जैसे कि हुबैब और लाइबा ने पहले भी ये बात की है, तो जो हमारे जीतने की वजह खाली ये नहीं है कि पाकिस्तान में हम लोगों का एक डिबेटिंग कल्चर ऑलरेडी है, बिकॉज़ जो है ऑलरेडी कल्चर वो खाली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में है। अनफॉर्चुनेटली जो आपके ग्रास रूट लेवल पे जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर इस तरह की किसी भी फोकस नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि हम लोग क्योंकि एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स या सोशल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादातर बातें होती हैं, तो वहाँ से बच्चे ज़रूर देखते हैं ये चीज़ें कि हम लोगों ने बातें करनी है, हम लोगों ने किस तरीके से अपने ओपिनियंस जो हैं उनको पूरी दुनिया के सामने लेके आना है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत पाकिस्तान में जिसकी कमी है वो एक फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ होनिंग ऑल ऑफ दिस टैलेंट वो बहुत लैक करती है, बिकॉज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेके जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे फंडिंग और इस चीज़ के ऊपर जो आपकी ऑपरेशनल सपोर्ट है वो बहुत लैक करती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हुबैब, थैंक यू सो मच सबीन एंड लाइबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, कीप इट अप। और इसी तरीके से हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन। हम भी फटाफट आगे बढ़ते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास और खातीन समेत 38 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना अनारकली में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, अगवा, कार्य सरकार में मदाखलत और दीगर दफात शामिल हैं। मुकदमे में कहा गया है कि दौरान एहतजाज हाफिज फरहत अब्बास कारकुनों को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घेराव के लिए इश्तियाल दिलवाते रहे। पीटीआई कारकुनों ने सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। हाफिज फरहत अब्बास ने 5 से नामालूम साथियों समेत शदीद फायरिंग की, एक गोली सरकारी गाड़ी पर भी लगी। हाफिज फरहत अब्बास ने कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी और उसे अगवा करने की कोशिश की। कांस्टेबल को इस्तांबुल चौक से बाजियाब करवाया गया। पुलिस ने फरहत अब्बास से पिस्टल भी बरामद किया। गिरफ्तार मुलजिमान से डंडे भी बरामद हुए।
तो एक और अहम डेवलपमेंट उसके बारे में बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने मतीउल्लाह जान के अगवा और अबसार आलम पर हमले के केसेस में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर IG इस्लामाबाद पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा क्राइम रिकॉर्ड मौजूद है, ये उन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सके। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा ये किस किस्म के IG हैं, IG इस्लामाबाद को हटा दिया जाना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या 4 सदियां चाहिए? किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है, किसी के घर में जाकर उसको पिटाई कर दी जाती है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा असद तूर हुकूमती अफसरान के वक़ार मजरू करने के इल्ज़ाम में जेल में हैं। तो IG साहब आप आए क्यों हैं यहाँ? चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा, क्या आप अपना चेहरा दिखाने आए हैं? चीफ जस्टिस ने कहा जी कि असद तूर के हवाले से जब मामला डिस्कस हो रहा था तो वहाँ पर बैरिस्टर सलाउद्दीन मौजूद थे। उन्होंने कहा जी असद तूर जेल में है और ये सवाल फिर पूछा गया कि वो क्यों जेल में है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया। सो अभी समाअत इस हवाले से मज़ीद हो रही है तो अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? रमज़ान की तैयारी करनी है ना, मैं भी फिर रमज़ान की तैयारी करने जा रही हूँ।